जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 64। कल के लेक्चर में हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 डिस्कस कर लिया था, कंप्लीट हो गया था। उसकी होम असाइनमेंट 3 क्वेश्चन थे शायद, 7, 8, 9। होम असाइनमेंट उसकी कल चेक होगी, उसकी डिस्कशन भी कल होगी आज के लेक्चर के साथ। तो आज के लेक्चर में आप नोट कर लीजिए, कल वाले 7, 8, 9 भी शामिल है और उसके बाद 14 तक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। कल हमने स्टडी किया था निगोशिएशन और इंडोर्समेंट के बारे में। कल के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कल के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है, सब अच्छा है जी। एसेंशियल में हमने पढ़ा था कि एंडोर्समेंट टू 2 or more endorsees इज इनवैलिड, लेकिन एक एग्जांपल में हमने पढ़ा था पे आजम आर बाबर। ठीक है, वो देखें, वो दो एक तो ये कि एंडोर्समेंट का केस नहीं है, वो है इनिशियली जब इंस्ट्रूमेंट लिखा जा रहा है उस वक्त का केस है। ठीक है, एक होता है इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट होता है ट्रांसफर करना। एक है इश्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट या राइटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक है इंडोर्समेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। दोनों में फर्क है। इश्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट या राइटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट या ड्राइंग ऑफ, ड्रॉ किया इंस्ट्रूमेंट, ड्रॉ करने का मतलब क्या है, पहली दफा आपने इंस्ट्रूमेंट लिखा, ये इंडोर्समेंट नहीं है। इंडोर्समेंट क्या है, पहली दफा लिखने के बाद, जैसे मैंने प्रॉमिसरी नोट लिखा इन भाईजान को, आई विल पे यू ₹10,000, ये इंडोर्समेंट है। साइन किया और इंस्ट्रूमेंट इनको दिया, क्या ये इंडोर्समेंट है? ये इंडोर्समेंट नहीं है, ये तो ड्रॉ किया, ये तो फर्स्ट टाइम इशू हुआ, ये तो इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हो रहा है। अब इसके बाद ये भाईजान जब जब आगे ट्रांसफर करेंगे उसे कहेंगे इंडोर्समेंट। तो इंडोर्समेंट सब्सीक्वेंट इशू को कहते हैं, फर्स्ट टाइम इशू को नहीं कहते। एक चीज ये, और दूसरा ये कि अगर मैं लिखता हूं ना पे आजम आर बाबर, ये हो रहा है कंसेप्ट, और अगर मैं लिखता हूं पे आजम एंड बाबर, ये हो रहा है कंसेप्ट। पे आजम आर बाबर में मोर इंडोर्स नहीं है, 2 or more नहीं है, एक ये आजम है या बाबर है। तो आजम एंड बाबर होता, फिर हम कहते हैं 2 इंडोर्सी हैं और ये इनवैलिड, क्योंकि झगड़ा हो जाता। ठीक है, वो कहता है अच्छा आजम को कितने पैसे देने, आजम और बाबर दोनों को देने हैं, लेकिन कितने कितने देने हैं, ये तो झगड़ा हो जाता। पोर्शनमेंट कैसे करनी है, झगड़ा हो जाता। तो आजम आर बाबर में पोर्शनमेंट नहीं है, उसका मसला नहीं है। क्लियर हो गया। तो एग्जाम्पल में जो उसने लिखा हुआ पे आजम आर बाबर, ये वैलिड है, ये 2 or more इंडोर्सी वाला केस नहीं है। 2 or more इंडोर्सी वाला केस कब होता, जब इंडोर्समेंट के वक्त आजम एंड बाबर लिखा होता था। क्लियर हो गया मेरे भाई। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, लेक्चर की तरफ चलें। आज का लेक्चर अटेंटिव हो गया। आज के लेक्चर में एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल डिस्कस होंगे, और ये एग्जाम्पल समझ, आज का लेक्चर आपको इस काबिल बनाएगा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो एक टेक्निकल टॉपिक समझा जाता है, इसकी केस स्टडी आप अटेम्प्ट करने के काबिल है कि नहीं। आज का लेक्चर आपने ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, इंशाल्लाह आप इसकी केस स्टडी को अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। आज का लेक्चर ध्यान से, और खास तौर पर जो इसमें एग्जाम्पल डिस्कस होंगी ध्यान से। आज हमने 3 टर्म्स डिस्कस करनी है। एक है होल्डर, एक है होल्डर इन ड्यू कोर्स, एक है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। होल्डर, पेमेंट इन ड्यू कोर्स तो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, और जब आप होल्डर इन ड्यू कोर्स को समझ लेंगे, पेमेंट इन ड्यू कोर्स आसानी से समझ आ जाएगा। पहले स्टेप पे हमने होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स के ऊपर फोकस करना है, ये ज्यादा है हमें, होल्डर के ऊपर और होल्डर इन ड्यू कोर्स के ऊपर। होल्डर होता है जिसकी पोजेशन में क्या चीज हो, एक है पोजेशन, एक है ओनरशिप। ये जनरल वर्ड, फर्क पता ना। पोजेशन का मतलब क्या है, ये भाईजान की बाइक है, इन्होंने कहा यार मुझे दो, मैं जरा ना हॉस्पिटल तक चक्कर लगा के आता हूं। पोजेशन इनकी है, लीगल ओनरशिप इनकी है। ये है होल्डर, ये है होल्डर। जब इनके पास बाइक होगी ना, इनके पास बाइक होगी, ये है होल्डर, सिर्फ होल्डर इन ड्यू कोर्स में, क्योंकि इन्होंने कंसिडरेशन नहीं पे की हुई, पैसे नहीं दिए, पैसे तो उन्होंने अदा किए। लेकिन जब इनके पास बाइक होगी, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है भी इनकी पोजीशन में, है भी इनकी, तो कंसिडरेशन इन्होंने पे की हुई है। अगर ये बाइक चोरी कर ले, ये होल्डर होंगे कि होल्डर इन ड्यू कोर्स? होल्डर है, क्योंकि लीगल ओनर नहीं है। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब किसी चीज का कोई, ठीक है। अच्छा देखें, क्या अगर इनके पास बाइक है, चोरी की बाइक सही, इसको चला तो सकते हैं, तो बाइक कोई बंदा चला सकता है कि नहीं चला सकता, इससे पता नहीं चलेगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर भी बाइक को इस्तेमाल कर सकता है, उससे फायदा उठा सकता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स भी उठा सकता है। तो अगर कोई चेक है, बेरर चेक इन भाईजान का गुम हो गया,
इन्होंने उठा लिया, जब तक चेक इनके पास था ये होल्डर इन ड्यू कोर्स था, चेक इनके पास आ गया ये होल्डर है। क्या ये भाईजान चेक की पेमेंट ले सकते हैं? ये इंटाइटल टू, होल्डर भी है, इंटाइटल टू रिसीव अमाउंट भी है, वसूल कर सकते हैं, लेकिन ये भी वसूल कर सकते थे, ये भी कर सकते हैं, लेकिन फर्क क्या हुआ फिर? ये वसूल करने की इजाजत होल्डर को इसलिए मिली क्योंकि जो बंदा पे कर रहा है ना उसको तो नहीं पता कि इसने चोरी का लिया है, गुमशुदा हुआ है, कि इसको बाकायदा हैंड ओवर किया गया है, निगोशिएशन हुई है, वो तो इन गुड फेथ पेमेंट कर सकता है। तो इसीलिए ये होल्डर पैसे ले सकता है, लेकिन इसके पैसे लिए में और इनके पैसे लिए में फर्क है। इन्होंने पैसे लिए तो किसी को वापस नहीं करने, इसने पैसे लिए होल्डर ने चोरी के इंस्ट्रूमेंट से, तो ये जिम्मेदार है, ट्रू ओनर को बाद में कंपनसेट करेगा, रीइंबर्स करेगा, पैसे वापस करेगा, पैसे वापस। तो ये कंसेप्ट आपने बिल्ड नहीं करना कि होल्डर पैसे रिसीव नहीं कर सकता लायबल पार्टी से, होल्डर इन ड्यू कोर्स कर सकता है, ना ना, ये गलत कंसेप्ट है। सही कंसेप्ट क्या है? रिसीव दोनों कर सकते हैं, लेकिन होल्डर लायबल होगा ट्रू ओनर को कंपनसेट करने के लिए, होल्डर लायबल होगा ट्रू ओनर को ये फर्क समझ आ रहा है होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स का। एग्जैक्टली इसी तरह अब आगे देखते हैं, कहता है होल्डर की डेफिनेशन, होल्डर की, अच्छा देखें, होल्डर के कुछ डेफिनेशन में कुछ पॉइंट्स हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन में कुछ पॉइंट्स हैं, किसकी डेफिनेशन में पॉइंट्स ज्यादा होंगे? होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसमें कंसीडरेशन की बात कर रहा होगा, गुड फेथ की बात वगैरह वगैरह। कहता है होल्डर की डेफिनेशन सुन लें, इसकी बेस पे केस स्टडी सॉल्व होनी है। अच्छा, एक लफ्ज यूज हुआ है बेनामीदार, रटा लगाना है उसके ऊपर, ना कभी कसम है आप तो रटा लगाना है, सोचना नहीं है, और मेरे से तो हरगिज नहीं पूछना। अव्वल तो खुद भी गूगल पे सर्च करने की कोशिश ना करें, लेकिन अगर करने करें मेरी वजह से, अपना टाइम जाया करें, मेरा टाइम जाया ना कीजिएगा, पूछ के, मेरे से नहीं पूछ, कसम दिया। बेनामीदार, और ये ऑनलाइन वाले भाईजान हुए, बेनामीदार की डेफिनेशन का मतलब, इस लफ्ज का मतलब क्या है, मेरे से कभी भी नहीं पूछ। हाँ, डेफिनेशन में रटा लगा लें, ये नहीं है कि रटा नहीं लगाना कि सर आपने कहा था नहीं करना, ना ना ना, रटा लगाने को कह रहा हूं, समझने को, पूछने को नहीं कह रहा। होल्डर में बेनामीदार की डेफिनेशन आती है कहीं पे, जहां पे भी आती है। हाँ, अच्छा, अब वापिस सेकंड साइड की तरफ। होल्डर का मतलब क्या? एक ऐसा पर्सन हु पोजेसेस इंस्ट्रूमेंट। पोजेसेस इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? इंस्ट्रूमेंट जिसके पोजेशन में है, जिसके कब्जे में है, एंड हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट, और जो चाहे तो पेमेंट भी रिसीव कर सकता है। इंस्ट्रूमेंट भी उसके पास है, पेमेंट भी रिसीव कर सकता है, करनी चाहिए नहीं, करनी चाहिए नहीं, लेकिन कर सकता है। बेरर चेक है, अच्छा बेरर चेक से याद है, कल जिन भाई का चेक डिस्ट्रीब्यूट वो वापस मिल गया कि नहीं भाई को? ठीक है, बेरर चेक है, गिर गया और किसी दूसरे बंदे ने उठा लिया, जो फाइंडर है, फाइंडर ऑफ द चेक है, क्या वो बैंक के पास जाके उसकी पेमेंट ले सकता है? वो ले सकता है। तो वो इसका मतलब है कौन है? होल्डर। हु पोजेसेस इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट भी उसके पास है और वो एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट भी है। ये बात समझ आ गई। अब आगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझा रहा है। पहली एग्जांपल, बेरर इंस्ट्रूमेंट होगा तो जो उसका होल्डर है, होल्डर कौन है? बेरर। बेरर इंस्ट्रूमेंट है, बेरर इंस्ट्रूमेंट बताना क्या है? बेरर इंस्ट्रूमेंट का होल्डर कौन है? उसका बेरर है, यानी जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है वही इसका होल्डर है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में होल्डर कौन है? ऑर्डर। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में होल्डर बेरर नहीं है, क्योंकि पे जिसका नाम लिखा हुआ है, इंचार्ज, और जिसका नाम लिखा है वो होल्डर है। अगर वो पहली दफा इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ है तो जो पेई है, पेई का मतलब जिसको पेमेंट होनी है, पेई है होल्डर। और अगर इंडोर्समेंट हुई है, इंडोर्सी है होल्डर। यानी और पेई का भी नाम लिखा होगा, इंडोर्सी का भी नाम लिखा होगा ना, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में नाम लिखा, तो इसका मतलब बेरर इंस्ट्रूमेंट में होल्डर कौन है? जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट है, whoever bears the instrument। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में होल्डर कौन है? पे या
जिसका नाम लिखा, इसका मतलब ये हुआ अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक प्रोमिसरी नोट है, वो है पेएबल टू ए लिखा हुआ है, पेएबल टू, आगे बेरर नहीं लिखा हुआ, पेएबल टू ए लिखा हुआ है, वो इंस्ट्रूमेंट गिर गया, इन भाईजान ये मिस्टर बी है, इनको मिल गया, ये होल्डर है कि नहीं? नहीं है, होल्डर नहीं है। होल्डर कौन है? ए। होल्डर क्यों नहीं है? डेफिनेशन में देखें, पोजेसिव इंस्ट्रूमेंट तो कर रहा है लेकिन इंटाइटल टू रिसीव पेमेंट नहीं है। क्यों इंटाइटल टू रिसीव पेमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि वो पेएबल टू ए है, ये तो मिस्टर बी है। लेकिन अगर यही इंस्ट्रूमेंट होता पेएबल टू बेरर, फिर से हाथ से गिर के बी को मिल जाता तो फिर बी होल्डर हो जाता। तो पहले उसने होल्डर को डिफाइन किया, फिर उसकी एग्जांपल्स दी। होल्डर को डिफाइन करने में दो चीज उसने क्या बताई? पोजेशन में होना चाहिए, इंटाइटल टू रिसीव पेमेंट। एग्जांपल में पहली एग्जांपल क्या थी? अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो होल्डर कौन है? बेरर। और अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, होल्डर कौन है? जिसका नाम लिखा है, यानी पे या एंडोर्समेंट हुई या तो एंडोर्सिंग। यहां समझ आ गया? अच्छा, अब एक कंसेप्ट ना बेसिक लेवल पे हमारे सिलेबस में है, फर्दर डिटेल हमारे सिलेबस में पहले कभी होता अब नहीं है। समटाइम ऐसा होता है इंस्ट्रूमेंट कोई गुम हो जाता है तो उसका डुप्लीकेट निकलवाने की भी ऑप्शन होती है, लेकिन डुप्लीकेट निकलवाने के लिए सिर्फ होल्डर जाके डुप्लीकेट निकलवा सकता है। तो यहां पे उसने ये कहा कि अगर इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रॉय हो जाए या लॉस हो जाए, जल गया, ठीक है, किसी ने फाड़ दिया या गुम हो गया, तो बताइए अगर प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज, मैंने इनको कहा था कि आपको 10,000 रुपए दूंगा, इन्होंने संभाल के रखा था, गुम हो गया प्रोमिसरी नोट, क्या इनके 10,000 गए? ना 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 ना, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, करेंसी नोट नहीं है। करेंसी नोट होता अगर 5,000 का, वो तो गया था, लेकिन ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अगर लॉस हो भी जाए, डिस्ट्रॉय हो भी जाए, लॉ कहता है भाई परेशान ना हो, डुप्लीकेट निकलवा लो, लेकिन डुप्लीकेट निकलवाने के लिए सिर्फ होल्डर जा सकता है। और इंस्ट्रूमेंट लॉस हुआ या डिस्ट्रॉय हुआ, इस केस में होल्डर कौन होगा भला? जिसके पास इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रॉय या लॉस्ट होने से पहले आखिरी दफा जिसके पास था ना इंस्ट्रूमेंट, वो उसका होल्डर समझा जाएगा। हालांकि एज ऑन टुडे उसका होल्डर कोई भी नहीं है। ये भाईजान के पास इंस्ट्रूमेंट था, दरिया की सैर को गए, इंस्ट्रूमेंट का देख देख के खुश हो रहे हैं, तेज हवा चली, इंस्ट्रूमेंट वो दरिया के अंदर, क्या इस वक्त इनके हाथ में कुछ भी नहीं है? ये होल्डर है, ये होल्डर है, यस है, हालांकि इनकी पोजेशन में नहीं है इस वक्त देखा जाए, लेकिन इस खास केस में लॉ इनको होल्डर एज्यूम करता है, क्योंकि ये ताकि ये डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट निकलवाने के काबिल हों। तो अगर इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया या लॉस्ट हो गया तो उसका होल्डर कौन होगा? जो लास्ट टाइम इसको होल्ड कर रहा था, जिसकी पोजेशन में था। क्लियर? होल्डर समझ आ गया? डेफिनेशन समझ आ गए? होल्डर की जब कभी डेफिनेशन पूछे साथ एग्जांपल भी फिट कर दें, ये दो तो जरूर कर दें कि बेयर इंस्ट्रूमेंट है तो होल्डर कौन है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, होल्डर कौन है? नहीं यार, इंडोर्सिंग। आगे चलते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स, जो होल्डर भी है और लीगल ट्रू ओनर भी है। होल्डर भी है, ट्रू ओनर। इसकी निशानियां सुने। पहली निशानी, पर्सन हु पोजेसेस इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, पहली चीज। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट और रेगुलर होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? सारी साइन लिखे हो, नाम लिखे हो, अच्छा स्टैंप भी लगी हो। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तीन तरह के हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। चेक के लिए स्टैंप लगवाना जरूरी नहीं है, चेक के लिए स्टैंप लगवाना जरूरी नहीं, वरना प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए स्टैंप लगवाना जरूरी है। यहां पे आपको एक थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट बता दूं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये है 1881 1881 का, पाकिस्तान इसके बाद बना, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसके भी बाद बना। पाकिस्तान में जो पहले जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते ना तीनों, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर ही कवर होते थे, प्रोमिसरी नोट भी, बिल ऑफ एक्सचेंज भी और चेक भी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा मैं भी तो क्योंकि मैं पूरे मुल्क में जो मनी सर्कुलेट होती है मैं उसका कंट्रोलर हूं,
तो मेरे पास ये पावर है, मैं चाहूं तो प्रोमिसरी नोट जो बिल ऑफ एक्सचेंज को, वो चेक को भी रेगुलेट कर सकता हूं। बताइए स्टेट बैंक सही कह रहा है कि गलत? सही कह रहा है, क्योंकि वो रेगुलेटर है। इसीलिए स्टेट बैंक ने मुल्क का माली निजाम एफिशिएंट करने के लिए अपनी तरफ से, जो भी उसे समझ आई, मुल्क का माली निजाम एफिशिएंट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए कुछ ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आप कभी कोई चीज पढ़ेंगे, लेकिन प्रैक्टिस में हो सकता है वो वैसे अप्लाई ना हो रही हो, तो समझ आइएगा ये प्रैक्टिस में क्यों नहीं अप्लाई हो रही, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वजह से। बाज़ औक़ात निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है ये काम होना चाहिए, स्टेट बैंक कहता है नहीं होगा। बाज़ औक़ात कहता है ये नहीं होना चाहिए, स्टेट बैंक कहता होगा। ये दो तीन नहीं, ये समय कंसेप्ट ये होता है कि स्पेसिफिक कुछ चीजों के ऊपर जनरल लॉज होते हैं, कुछ स्पेसिफिक लॉ होते हैं। स्पेसिफिक लॉ हमेशा पहले अप्लाई होता है, जनरल लॉ बाद में, और अगर कहीं कंफ्लिक्ट होना तो स्पेसिफिक लॉ अप्लाई किया जाता है। बहरहाल इसको छोड़े, वापस आ जाएं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के 3 एग्जांपल, कौन कौन सी? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का को स्टैंप भी लगेगी, स्टेट बैंक कहता है चेक को नहीं लगेगी। बताइए पाकिस्तान में चेक को स्टैंप लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। लेकिन अगर प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज है तो उसे तभी कंप्लीट समझा जाएगा, तभी रेगुलर समझा जाएगा जब उसके ऊपर, और ये ध्यान में रखिएगा, स्टैंप ये भी नहीं 5-10 रुपए वाली, अमाउंट के हिसाब से डिसाइड होगा। 1 लाख रुपया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अमाउंट है, स्टैंप होगी कम अमाउंट की। 2 लाख है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अमाउंट, स्टैंप होगी ज्यादा अमाउंट की। 10 लाख है तो स्टैंप उससे भी ज्यादा अमाउंट की होगी। तो कह रहा है होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए जरूरी है कि उसके पास इंस्ट्रूमेंट हो और इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट एंड रेगुलर हो। यहां कंप्लीट एंड रेगुलर से उसकी क्या मुराद है भला? स्टैंप वगैरह भी लगी हो, स्टैंप, मोहर, नहीं, हाँ लेटर के ऊपर जो डाक खान, कभी पेंशन नहीं वसूल की आपने कभी किसी फैमिली मेंबर की? कभी कोई लीगल पेपर्स आपने बनवाए हो? स्टाम्प पेपर, अब तो स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखा था 50 रुपए 100 रुपए। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सादा कागज के ऊपर ही आप वो चीज तहरीर करवा लें, उसके ऊपर स्टैंप लगवा लें। वो जो होते हैं छोटी छोटी चकोर से डाक खाने से मिलती हैं, उनके ऊपर लिखा था 5 रुपया 10 रुपया, वो है स्टैंप, वो है स्टैंप। टिकट 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 टिकट, शाबाश टिकट, वही डाक खाने से मिलती है। आज जाते हुए डाक खाने में किसी भी पहुंच के ना, उसे कहेगा मुझे 10 रुपए की स्टैंप दे दीजिए, वो जो भी चीज आपको दे समझ लीजिएगा ये स्टैंप है। नहीं ऐसे सच्चे स्टैंप टिकट होती है, नहीं आपने कभी सुना? नहीं देखा, देखी नहीं है? निकाले मोबाइल, गूगल, हाँ आ गई स्टैंप, गूगल करें। वैसे तो सारा दिन नेट पे टाइम जाया करते रहते हैं। ये स्टैंप, ये इन्होंने लाइसेंस लिया था ड्राइविंग, ये स्टैंप है, ये एक 60 रुपए की, ये 60 रुपए की, ये 120 रुपए की 2 स्टैंप। अब अगर ये इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जांपल 1 लाख का होता तो इन्होंने सिर्फ 1 स्टैंप लगानी होती। इंस्ट्रूमेंट ज्यादा अमाउंट का है तो दो जितना इंस्ट्रूमेंट ज्यादा, ये होती है स्टैंप। और ये किधर है स्टैंप वाला? ये है स्टैंप, ये है स्टैंप। ये ऑनलाइन वाले ने भी नहीं देखी होगी, ये ऑनलाइन वाले को भी दिखा दे, ये स्टैंप, ये स्टैंप, ठीक है? ऐसी होती है स्टैंप, देखी थी भाई ने कभी? तो स्टैंप होनी चाहिए, ठीक है जी, स्टैंप होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। लेकिन ये किस इंस्ट्रूमेंट, ये स्टैंप की केस स्टडी आएगी, ऐसे नहीं दिखाया, स्टैंप की केस स्टडी आएगी। शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। अब चलें, कंप्लीट एंड रेगुलर का मतलब, जब कहीं कंप्लीट एंड रेगुलर की बात है फौरन ज़हन में आ जाए स्टैंप लगी होनी चाहिए। चेक के ऊपर जरूरी नहीं होती, लेकिन प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर स्टैंप होनी चाहिए। आगे चलते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है? जो इंस्ट्रूमेंट को पोजेस कर रहा है। इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट और रेगुलर होना चाहिए। जिसने इंस्ट्रूमेंट को इन गुड फेथ रिसीव किया है फॉर कंसिडरेशन। इन गुड फेथ का मतलब क्या है कि उसे नहीं पता कि ये चोरी का है, उसे नहीं पता ये चोरी का है, या ये गुम हुआ था इसने उठा के मुझे दे रहा है। यानी जिस बंदे से इसने रिसीव किया है ना, होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब है कि जिस बंदे से इसने रिसीव किया है, इस बंदे ने इन गुड फेथ रिसीव किया है, कंसिडरेशन को पे किया है बिफोर मैच्योरिटी डेट।
हर इंस्ट्रूमेंट की ना एक मेच्योरिटी डेट होती है जिस दिन वो पेबल होता है। कल याद है आपको बताया था कि 20 मार्च को पे होगा, आई विल पे ₹10,000 ऑन 20 मार्च। 20 मार्च क्या है? मेच्योरिटी की डेट। यहां अगर लिखा हो आज है क्या है आज 28 जून 29 जून, और मैं इनको कह देता हूं 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स आई विल पे यू 20,000, मेच्योरिटी डेट क्या है? जून। 3 मंथ से डेट बताइए, 29 जून 29 जुलाई अगस्त 29 सितंबर, या 28 कर लें, 28 सितंबर, ये है मेच्योरिटी डेट। मेच्योरिटी डेट के बारे में एक बात सुन लें जो केस स्टडी में काम आएगी। लॉ कहता है मेच्योरिटी डेट से पहले इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स हो सकता, निगोशिएट हो सकता है, मेच्योरिटी डेट के बाद नहीं हो सकता। निगोशिएशन होगी मेच्योरिटी डेट से पहले, अब पेमेंट होगी मेच्योरिटी डेट के बाद। वाह 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 वाह, क्या बताया? मेच्योरिटी डेट पहले समझाई क्या होती है, फिर क्या समझाया कि निगोशिएशन होगी मेच्योरिटी डेट से पहले और पेमेंट होगी मेच्योरिटी डेट के बाद। लिख ले, निगोशिएशन होगी मेच्योरिटी डेट से पहले, पेमेंट होगी मेच्योरिटी डेट के बाद। निगोशिएशन होगी मेच्योरिटी डेट से पहले, पेमेंट होगी मेच्योरिटी डेट के बाद। अब एक तीर से दो शिकार किए मैंने, वो कैसे? ये जरा देखिए, ये है होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अगर किसी के पास मेच्योरिटी डेट से पहले इंस्ट्रूमेंट आ जाए, वो बताइए होल्डर इन ड्यू कोर्स है कि नहीं? और अगर किसी के पास मेच्योरिटी डेट के बाद इंस्ट्रूमेंट आ जाए, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। शाबाश शाबाश, बात समझ आई? होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। नहीं, वो होल्डर तो होगा, होल्डर तो। अब हम पूरी बात तो सुन ले भैया। बिफोर मेच्योरिटी आ गया, और पेमेंट का क्या असूल है? पेमेंट इन ड्यू कोर्स का पेमेंट कब होनी चाहिए? ऑन और आफ्टर मेच्योरिटी। पेमेंट होनी चाहिए आफ्टर मेच्योरिटी, और निगोशिएशन होनी चाहिए। वो कहता है अगर निगोशिएशन आफ्टर मेच्योरिटी हुई ना, वो वैलिड नहीं है। यानी अगर मेच्योरिटी के बाद जो डेट इंस्ट्रूमेंट में लिखी हुई है जिस दिन पेमेंट होगी, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट होता है, वो वैलिड निगोशिएशन नहीं है। वो जिसको भी निगोशिएट करेंगे वो होल्डर तो बनेगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। और इसी तरह कहता है अगर आपने मेच्योरिटी डेट से पहले पेमेंट कर दी, वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं होगी। पेमेंट इन ड्यू कोर्स तभी होगी ऑन और आफ्टर मेच्योरिटी, यानी 28 सितंबर या उसके बाद। यानी ये ध्यान में रखिएगा, एक आधा लफ्ज है लेकिन कंसेप्ट बदल जाता है। ऑन और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। पेमेंट करनी है तो कब करनी है? आफ्टर मेच्योरिटी, ऑन और आफ्टर मेच्योरिटी। और अगर इंडोर्समेंट करनी है, निगोशिएशन करनी है, ट्रांसफर करना है, बिफोर मेच्योरिटी। ये क्लियर हुआ? ये अब मुझे बताइए, होल्डर पहले रटा लगा लें, फिर केस स्टडी की एग्जांपल की तरफ आते हैं। होल्डर की डेफिनेशन में क्या चीजें शामिल है? पोजेशन होनी चाहिए, राइट टू इंटाइटल टू रिसीव। होल्डर इन ड्यू कोर्स में पोजेशन होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट एंड रेगुलर हो, फॉर कंसीडरेशन इन गुड फेथ। ये तो सबसे अहम है, फॉर कंसीडरेशन इन गुड फेथ। और बिफोर मेच्योरिटी की आफ्टर मेच्योरिटी? अगर मैं आपसे कहूं होल्डर इन ड्यू कोर्स डिफाइन करो तो आपने बिफोर मेच्योरिटी बताना है, और अगर कहूं पेमेंट इन ड्यू कोर्स आफ्टर मेच्योरिटी बताना है। इस बिफोर आफ्टर का ध्यान रखना है, बिफोर मेच्योरिटी आफ्टर मेच्योरिटी का ध्यान रखना है। ये क्लियर नहीं ना होगा तो आपको कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। क्लियर? अब आते हैं, अब मुझे बताते जाएं। एक इंस्ट्रूमेंट गुम हो गया या किसी ने चोरी कर लिया। अब तरतीब से सुनते जाइएगा। मेरा इंस्ट्रूमेंट था, गुम हो गया, ये भाई ने चोरी कर लिया। ये कौन है? होल्डर। होल्डर, ठीक है। अच्छा, अब आगे सुने कहानी का अगला हिस्सा। ये होल्डर है, ये आगे इन दुकानदार के पास गए और ये चेक या इंस्ट्रूमेंट वो से सुनिएगा इस दुकानदार को दिया और इससे टीवी लेके घर चले गए। ये दुकानदार कौन है? हाँ, हम देखेंगे अगर इसने इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन ये लिया इंस्ट्रूमेंट तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है। क्या कंसीडरेशन तो दिया इसने टीवी। इन गुड फेथ का मतलब क्या है कि इसको नहीं पता था इसने चोर किया या गुमशुदा लिया। ये समझ आया? होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स कैसे डिसाइड करना है।
अच्छा इससे फर्क क्या पड़ता है भला? अब ये अगर इसको पता होता ये चोरी का है, पता होता ये चोरी का है, तो ये दुकानदार क्या होता? होल्डर होता। होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होता, होल्डर होता। ये अगर इसकी पेमेंट ले भी लेता तो ये ट्रू ओनर को कंपनसेट करता, लायबल होता। लेकिन इस केस में कि जिसमें इसने फॉर कंसिडरेशन गुड फेथ लिया है, ये पहले तरतीब से केस स्टडी सॉल्व करनी है। पहले बताएं ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है क्योंकि इसने गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन लिया है। अब अगर ये पेमेंट ले लेता है तो ट्रू ओनर को कंपनसेट नहीं करेगा। ट्रू ओनर फिर किसको पकड़ेगा? भाई ये क्लियर हो गया? ये क्लियर? लॉस्ट वाला कंसेप्ट समझ आ गया? आगे चलते हैं। गिफ्ट। ये भाईजान इंस्ट्रूमेंट गिरा या चोरी कर लिया इन्होंने, ये कौन है? ना होल्डर, होल्डर ना, सियासी गुफ्तगू से परहेज करें। ये है होल्डर। होल्डर तो ये घर गया, इसे पता चला इसके भतीजे की सालगिरह है, इसने भतीजे को ये चेक दे दिया, ये लो भतीजे 50,000 का चेक, याशी करो। भतीजे को नहीं पता कि ये चोरी का है, भतीजा होल्डर इन ड्यू कोर्स है। डेफिनेशन नहीं याद की। हाँ, डेफिनेशन में दोनों चीजें हैं, गुड फेथ कंसीडरेशन भी। गिफ्ट में बताएं कंसीडरेशन होती है क्या? नहीं होती। तो इसका मतलब है अगर भतीजे को इंस्ट्रूमेंट दे दिया तो भतीजा होल्डर तो है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है। लेकिन भतीजे ने आगे, अब दो केस स्टडी को मिला के अगली केस स्टडी बना रहा हूं। भतीजे ने अपने घर का किराया देना था, उसने मालिक मकान को कहा मैंने जो आपका घर इस्तेमाल किया ना पिछले महीने, उसका किराया अदा करना है, ये रहा चेक। मालिक मकान को नहीं पता कि ये चोरी का है। मालिक मकान होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स? होल्डर इन ड्यू। शाबाश। फॉर कंसीडरेशन भी है, गुड फेथ भी है। अगर आप इजाजत दे तो एक और केस स्टडी इसमें डाल दूं, मसाले जितने ज्यादा हो उतना बेहतर है मेरे। वो इंस्ट्रूमेंट था बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट, चेक नहीं था, उसके ऊपर लगनी थी स्टैंप। इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अमाउंट लिखी हुई है 50,000, लेकिन जो स्टैंप लिखी है वो 40,000 को कवर करती है। स्टैंप यानी स्टैंप पूरी अमाउंट की नहीं लिखवाई। इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्टैंप लगनी होती है ना, 50,000 इंस्ट्रूमेंट की अमाउंट, 50,000 के ऊपर फर्स्ट कीजिए 500 की स्टैंप लगनी थी, उसने 400 की लगाई जो 40,000 को कवर कर रही है। अब बताइए मालिक मकान होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स? कंप्लीट है कि नहीं है? नहीं। अब सुनिए लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है अगर आप कहते हैं ना होल्डर फिर भी गलत, अगर आप कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स फिर भी गलत। सही क्या है? लॉ कहता है इस इंस्ट्रूमेंट में 40,000 के लिए ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ऊपर का 10,000 के लिए ये होल्डर है कि नहीं ट्विस्ट कहानी में? अब मुझे बताइए लॉस इंस्ट्रूमेंट के केस में क्या होगा? लॉस या स्टोलन एक ही बात है, ये समझ आ गया? समझा दिया आपको। गिफ्ट के केस में क्या होगा, कैसे डिसाइड करेंगे? होल्डर होल्डर समझा दिया। लॉस या स्टोलन गिफ्ट, लॉस्ट हो, स्टोलन हो या गिफ्ट वाला इंस्ट्रूमेंट हो, अगर ये किसी ट्रेडर को दे दिया है तो वो होल्डर होगा कि होल्डर इन ड्यू कोर्स? डिपेंड करता है। अगर उसने इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन लिया तो होल्डर इन ड्यू कोर्स, और अगर उसने गुड फेथ नहीं लिया या फॉर कंसीडरेशन नहीं लिया तो इनसफिशिएंट स्टैंप भी बता दिया आपको। और आफ्टर मैच्योरिटी अगर इंस्ट्रूमेंट लिया होल्डर बनेगा। ठीक है। मैच्योरिटी के बाद इंस्ट्रूमेंट को किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अच्छा अभी मैंने आपको बताया एक चीज, कसम दे के आपको कहा मेरे से नहीं पूछनी, कौन सी चीज? बेनामीदार। एक और चीज, एक और चीज किधर गए? किधर? आफ्टर इट इज ओवर ड्यू नहीं, आफ्टर इट इज ओवर ड्यू हो गया हुआ। और मैंने बता दिया था कि ये नहीं पूछना, कल बता दिया था ना। हाँ 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 बस ठीक है ठीक है ठीक है। अब फिर से जरा प्रैक्टिस हो जाए केस स्टडी की। मुझे बताइए क्या होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में फर्क समझ आ गया? नहीं आया, नहीं आया। होल्डर में बताओ पॉइंट्स जल्दी से। पोजेस इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। अब इधर नहीं देखना, अब मेरी तरफ देखना है सिर्फ। होल्डर की डेफिनेशन बताएं।
possessive instrument entitled to receive payment. Holder in due course की डेफिनेशन बताए. Possessive instrument which is complete and regular in good faith for consideration. अच्छा एक मिनट, before maturity क्या after? Before maturity. क्लियर हो गया? Possessive instrument, instrument complete and regular for consideration in good faith before. 5 पॉइंट हो गए. इंस्ट्रूमेंट वाला मैंने ज़्यादा पॉइंट रीड कर लिया. 5 पॉइंट हो गए. अब आपसे कोई कहे कि होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में फर्क बताओ, बता देंगे? होल्डर की डेफिनेशन चाहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स से, और अगर कहे नहीं डिफरेंशिएट करो कॉलम बना के, तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं. किताब की तरफ नहीं देखना, किताब कर दे बंद. अब मैं फर्क पूछ रहा हूं. कंसीडरेशन होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए जरूरी है, होल्डर के लिए नहीं. शाबाश. अगले एग्जांपल, होल्डिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट है लेकिन बिफोर, तो इसका मतलब है ये फर्क में नहीं लिखना, क्योंकि ये तो सेम कॉमन पॉइंट हो गया. होल्डिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट बिफोर मैच्योरिटी के आफ्टर मैच्योरिटी? बिफोर मैच्योरिटी है तो, और आफ्टर मैच्योरिटी है तो होल्डर. समझ आ गया ये? अच्छा. रिसीव्ड इन गुड फेथ, होल्डर इन ड्यू कोर्स में है, होल्डर में नहीं है. टाइटल, किसका टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट है और किसका फ्री फ्रॉम डिफेक्ट नहीं है? राइट टू सू, केस करने का राइट. अगर बैंक पेमेंट ना करे, होल्डर इन ड्यू कोर्स पार्टी पे पेमेंट केस कर सकता है और होल्डर नहीं कर सकता. उसका मतलब कंसेप्ट बेहतरीन हो गया अगर आपने ये सारी चीजें बता दी. एक दफा फिर से जरा होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स. होल्डर की डेफिनेशन के 2 पॉइंट. Possessive instrument entitled to receive payment. Holder in due course के 5 पॉइंट. Possessive instrument complete and regular received in good faith for consideration before maturity. Before maturity. फिर से बताइए. इंस्ट्रूमेंट था मेरे पास, गुम हो गया, भाईजान ने उठा लिया. ये कौन है? होल्डर. होल्डर. ये भाईजान इस ट्रेडर के पास गए, ट्रेडर के पास गए. इन ट्रेडर को पता है कि ये गुमशुदा है. इन्होंने फिर भी अपने लैपटॉप बेच के इंस्ट्रूमेंट अपने पास रख लिया. ये कौन है? होल्डर. होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है. फिर इन्होंने, क्योंकि इन गुड फेथ नहीं है, फिर इन्होंने अपने भतीजे को वो इंस्ट्रूमेंट दे दिया एज गिफ्ट. वो भतीजा भी होल्डर है. भतीजे ने मालिक मकान को दे दिया एज रेंट. मालिक मकान को नहीं पता, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स हो जाएगा. ठीक है. और अगर उसके ऊपर स्टैम्प आधी अमाउंट की लगी है तो आधी अमाउंट का होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसकी स्टैम्प लगी है. जिसके नहीं है उसके लिए होल्डर ही है. चलिए अब बाकी केस स्टडीज में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसमें डिस्कस. पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू, ये मैंने डिफरेंस बता दिया आपको. एक बार फिर से हो जाए डिफरेंस. कंसीडरेशन होल्डर के लिए जरूरी नहीं, होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए कंसीडरेशन पे करना जरूरी है. होल्डिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, होल्डर पहले भी हो सकता है, बाद में भी. इंस्ट्रूमेंट मैच्योरिटी से पहले बाद में, होल्डर के लिए पाबंदी नहीं है. होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए जरूरी है कि इंस्ट्रूमेंट बिफोर मैच्योरिटी हासिल करे, बिफोर मैच्योरिटी. इन गुड फेथ होल्डर के लिए जरूरी नहीं है, होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए जरूरी है. टाइटल होल्डर का फ्री फ्रॉम डिफेक्ट नहीं है, होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल फ्री. इसका मतलब यह हुआ कि भतीजे का टाइटल डिफेक्टिव था, भतीजे का टाइटल, लेकिन मालिक मकान का टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट था. राइट टू सू, होल्डर प्रायर पार्टी, प्रीवियस पार्टी यानी जिनके थ्रू इंस्ट्रूमेंट आया, उनके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स कर सकता है. अब है पेमेंट इन ड्यू कोर्स. ये जरा टेंटिव होकर समझिएगा. होल्डर इन ड्यू कोर्स समझ आ गया ना? होल्डर और होल्डर ड्यू कोर्स में पॉइंट्स भी. पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पेमेंट किसको कर, पेमेंट का. अच्छा, पेमेंट इन ड्यू कोर्स ऐसी पेमेंट को कहते हैं जो कि आपकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दे, आपकी लाइबिलिटी खत्म कर दे. आपने फीस नहीं दी हुई कॉलेज की, आप कॉलेज आते हो, इधर भाईजान आपको रोक लेते हैं, कहते हैं वो फीस नहीं दी, तुम्हें अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं है. आपने कहा अच्छा मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा था, कोई पूछे, आप पूछ ही नहीं रहे थे, मेरे से पहले पूछते, पहले आपको फीस दे देता. ये ले फीस, आपने उसको फीस अदा कर दी और आके बैठ गए. एक सिचुएशन ये. दूसरी सिचुएशन, दूसरा स्टूडेंट भी आया, उसने कहा फीस, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं अभी अदा करके आता हूं. दूसरा स्टूडेंट नीचे कैश काउंटर पे गया, वहां पे अकाउंटेंट बैठा था, उसको फीस दी, बदले में रसीद ली, रसीद लेके आगे दिखाई भाई को और फिर क्लास में बैठ गए.
इसमें से एक पेमेंट इन ड्यू कोर्स है और एक पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है। सेकंड वाली पेमेंट इन ड्यू कोर्स है, फर्स्ट वाली पेमेंट इन ड्यू कोर्स, यानी वो पेमेंट जो लीगली एक्सेप्ट की जाए, आपकी लायबिलिटी को खत्म कर दे, उसे कहते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अगर आपने पेमेंट तो की, लेकिन पेमेंट इन ड्यू कोर्स का क्या फायदा, आपकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर देती, अब आपने कोई पैसे नहीं किसी को देने। लेकिन अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है, पेमेंट तो आपकी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी, स्टिल आपने पैसे अदा करने हैं। कल को पहले वाले स्टूडेंट से कॉलेज आके पूछे ना, भाईजान फीस नहीं दी, तो ये भाई ये नहीं कह सकते कि मैंने तो उधर जो लड़का खड़ा था उसको दे दिया। कॉलेज वाले कहेंगे हम खुद उसको 6 दिन से ढूंढ रहे हैं, उस दिन के बाद आया नहीं, हम परेशान है कि ऐसी क्या बात हुई उस दिन। अब समझ आया ऐसी क्या बात हुई उस दिन, ठीक है। तो इसी तरह मुझे बताइए, अगर एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं, चेक लिखा, इसके ऊपर साइन करना भूल गए, बैंक में गए, वहां पे जो कैशियर था वो चेक को देखना भूल गया, साइन उसने देखा, अमाउंट लिखी हुई है, वो अमाउंट पे कर दी। ये पेमेंट है या पेमेंट इन ड्यू कोर्स? पेमेंट, ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है कि पेमेंट है? ये पेमेंट है, पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है। मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए, मैं अकाउंट मैं कहूंगा अल्लाह के बंदे मैंने तो उसके ऊपर साइन ही नहीं किए थे, मैंने उसे कहा था ये चेक तुम्हारा तैयार है, आके गुड्स डिलीवर करो, चेक ले जाओ, मैंने तो इसलिए उसको चेक उसके हवाले किया था, और तुमने मेरे अकाउंट से पैसे निकलवा के उसको दे दिए, और देखो तो सही उसके ऊपर साइन थोड़ा ही है, साइन वाकई नहीं थे। तो क्या बैंक मुझे लायबल है कंपनसेट करने के लिए? क्यों? ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स वो होती है जो लीगली वैलिड पेमेंट समझी जाती है और आपकी लायबिलिटी को खत्म कर देती है, डिस्चार्ज कर लेती है। अब अगर फर्स्ट कीजिए इसी तरह मैंने साइन कर दिए होते और बैंक ने पेमेंट कर दिया, साइन तो दे के मैच करके, लेकिन उस भाई ने मुझे गुड्स डिलीवर नहीं की, क्या मैं बैंक को कह सकता हूं मुझे कंपनसेट करो? बैंक ने जो पेमेंट की मेरे गुड्स के रिसीव करने से पहले पेमेंट कर दी, क्योंकि डेट मैंने आज की डाल दी थी, बैंक ने आज ही पेमेंट कर दी, गुड्स मेरे तक पहुंची नहीं अभी तक। बताइए क्या बैंक की तरफ से ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है कि नहीं है? क्योंकि बैंक ने उसके टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक जो भी चेक के ऊपर लिखी हुई थी, डेट देखी, साइन देखा, चेक नंबर देखा, नाम देखा, अकाउंट में बैलेंस देखा, तो सारी चीजें ओके थी, उससे पेमेंट, तो ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। फर्क समझ आया? पेमेंट इन ड्यू कोर्स और पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स में क्या फर्क है? पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स से आपकी लायबिलिटी वही की वही खड़ी रहती है, इसका मतलब है स्टिल आपने पैसे देने, अदा करने। कह रहा है पेमेंट ड्यू कोर्स में कब होगी? पहला, अगर वो होल्डर को की जाए, दूसरा इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस की जाए, और तीसरा ऑन और आफ्टर मैच्योरिटी की जाए, एज पर टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो भी टर्म्स के इंस्ट्रूमेंट है, टर्म्स इसलिए लिखा क्योंकि टाइम इंस्ट्रूमेंट में डेट लिखी होती है और पेमेंट उस डेट को जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखी है या उसके बाद होनी चाहिए, उससे पहले नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है उसके ऊपर डेट नहीं लिखी होती, तो वो रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए। इसीलिए ये जो आगे लिखा ना एज पर टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि टाइम इंस्ट्रूमेंट के केस में टाइम में क्लियरली मेंशन होता है, डिमांड में क्लियरली नहीं मेंशन होता। क्लियर हुई ये बात? अभी नहीं समझ आई? पेमेंट इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन में कितने 3 पॉइंट हैं? 2 थे, 5 थे, अब ये 3 आ गए। कौन कौन सा पॉइंट? पेमेंट टू होल्डर of the instrument in good faith without negligence, on or after maturity, as per terms of the instrument. क्लियर? लेकिन जब तक एग्जांपल नहीं समझ आएगी ना, पता नहीं चलेगा कि ये होल्डर क्या मतलब था, ऑन आफ्टर मैच्योरिटी वाला क्या मतलब। सुने नहीं, कल नहीं, आज ही। पेमेंट ऑफ पोस्ट डेटेड चेक, ये पोस्ट डेटेड चेक आपने इससे पहले टर्म कभी पढ़ी है? अब आप कहेंगे अकाउंटिंग में पढ़ी है, और जो मैं पूछूंगा कि बीआरएस में, इसका मतलब आप गलत मतलब बताएंगे। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या है? चेक आज इशू किया, डेट बाद किया। हाँ ये सही है। ये एक स्टूडेंट कहने लगा सर वो चेक जिसको इशू किए 6 महीने गुजर जाएं उसे पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। वो आउट डेटेड चेक तो उसे कह सकते हैं, अब पोस्ट डेटेड चेक नहीं कहते। अगर मैं आज क्या तारीख है? 29 जून। अगर मैं आज के दिन आपको 29 जून 2022 का चेक लिख के दे दूं, 29 जून 2000, वो तो आज ही है, 29 जून 2023 का चेक लिख के दे दूं आज के दिन में, वो पोस्ट डेटेड है। और अगर 29 जून 2021 का डेट डाल के चेक दे दूं,
वो आउटडेट, उसे कहते हैं स्टेल चेक। चेक की पेमेंट, जो चेक के ऊपर डेट लिखी होती है ना, उसके 6 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए। अगर 6 महीने गुजर जाएं उस चेक की पेमेंट बैंक नहीं करता, उसको क्या कहते हैं? स्टेल चेक, टाइम बार्ड चेक। टाइम बार्ड चेक, टाइम बार्ड की बजाय स्टेल चेक ज्यादा बेहतर है, क्योंकि टाइम बार्ड चेक से ना मुझे टाइम बार्ड डेट याद आ जाता है, और दोनों में फर्क है ना। टाइम बार्ड डेट का पीरियड है 3 साल और टाइम बार्ड चेक का पीरियड है 6 महीने। तो आज चेक इशू किया, 6 महीने के अंदर अंदर उसकी पेमेंट नहीं ली, 6 महीने गुजर गए, अब उस चेक की पेमेंट बैंक नहीं करता, उसे कहते हैं स्टेल चेक। ध्यान में रखिएगा, बैंक ना पोस्ट डेटेड चेक की पेमेंट करता है और ना ही स्टेल चेक की पेमेंट करता है। पोस्ट डेटेड का मतलब क्या? फ्यूचर की डेट का चेक। बैंक को अगर आज देंगे ना चेक 28 जून 2023 का, बैंक का क्या आज उसकी पेमेंट कर देगा? नहीं, बैंक कहेगा 28 जून 2023 को आना। और अगर बैंक को चेक दे दें आज 6 महीने पहले वाली डेट का, बैंक उसकी पेमेंट करेगा? बैंक कहता है अब इसका टाइम गुजर चुका है। तो बैंक चेक की पेमेंट कब करता है भला? जिस दिन चेक इशू हुआ ना, जो डेट उसके ऊपर लिखी हुई है, उस डेट के 6 महीने के अंदर अंदर। भाई कहानी समझ आई? अच्छा अब सुने, एज्यूम करें कि आज 1 जनवरी 2022 है, हमारे पास एक चेक आया, वो चेक है 28 अप्रैल 2022 का। आज 1 जनवरी है, चेक आया 28 अप्रैल 2000, या चलिए करंट एग्जांपल ले लेते हैं, आज है 29 जून, हमारे पास चेक आया 15 जुलाई का। आज बैंक में जमा करवा दिया, बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए, ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है कि नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक नहीं है पेमेंट। पेमेंट इन ड्यू कोर्स वो होती है जो टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक। टर्म ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक पेमेंट कब होनी चाहिए थी? 15 जुलाई के बाद। क्लियर हो गया? अच्छा अब फर्ज कीजिए हमारे पास एक चेक है, वो चेक है 10 अगस्त 2021 का, बैंक के पास ले गए, बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, ये बताइए पेमेंट इन ड्यू कोर्स है कि नहीं? क्यों नहीं है? ये टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक नहीं है। टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक 6 महीने से पुराना चेक बैंक भेज नहीं करता। तो ये जो चेक था इसकी डेट क्या बताई मैंने? 10 अगस्त। 10 अगस्त का चेक 10 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 10 फरवरी तक हो सकता था चेक। अब ये तो उसको 3-4 महीने और गुजर गए ना, जून आ गया, तो ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्यों नहीं है? टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक नहीं है। अब आगे सुने कहानी में ट्विस्ट। चेक हमारे पास आया, ये भाईजान ने मुझे चेक दिया, इसके ऊपर उन्होंने साइन अपने गलत किए हुए हैं। इनके ऊपर गौर से सुनिएगा, साइन गलत किए हैं। मैं इनके बैंक के पास गया, जहां पे इनका अकाउंट है, उनको चेक दे दिया, इनके सिग्नेचर गलत है, रॉन्ग है, फेक है, फॉर्ज्ड सिग्नेचर हैं। बैंक ने पेमेंट कर दी, पेमेंट इन ड्यू कोर्स है कि पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स? पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स, क्योंकि टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक नहीं है। टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहता है साइन वैलिड होना चाहिए। क्लियर? क्या बैंक इनके साइन को चेक कर सकता है सही है कि नहीं? कैसे चेक कर सकता है? बैंक के पास स्पेसिमन सिग्नेचर होते हैं हर अकाउंट होल्डर के। अब सुने वो चीज जो आपने सही बता दी, तो समझ लीजिए कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स का सारा कंसेप्ट समझ गए आप। इससे पहले चाहे सोए रहे हैं, अगर ये चीज सही बता दी, इसका मतलब कंसेप्ट सारा पार। इन्होंने चेक दिया ये भाईजान को, सिग्नेचर ठीक है, इन्होंने आगे इंडोर्स किया मिस्टर अली को, आगे लिख दिया अली। अली भाई से चेक गुम हो गया, बदर भाई के पास पहुंचा चेक, बदर भाई ने चेक, बदर भाई होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स? होल्डर, शाबाश। बदर भाई ने अपना आगे नाम लिख दिया बदर। फिर इन्हें पता चला नहीं ये तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में तो साइन भी करने होते हैं, डिलीवरी तो हो गई, साइन भी करने होते हैं। इन्होंने अली के फॉर्ज सिग्नेचर कर दिए। अली के, अली याद रखे इंडोर्जी था, अकाउंट होल्डर नहीं, इंडोर्जर हो गया, इंडोर्जर था, अकाउंट होल्डर नहीं। अकाउंट होल्डर जुबैर भाई थे। अब बदर भाई, समझ लगे, जुबैर अली बदर, जुबैर का अकाउंट था बैंक में, जुबैर ने चेक दिया अली भाई को, नाम लिख के पेएबल टू अली। अली भाई से गुम हो गया और बदर भाई के हाथ लगा, बदर भाई ने चेक को खुद ही अपने आप को इंडोर्स कर दिया।
अली के फेक सिग्नेचर करके आगे अपना नाम लिख दिया बदर, बैंक के पास चले गए, बैंक ने पेमेंट कर दी। इसमें जहन में रखिएगा अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर ठीक हैं, जो अली था इंडोर्जी या इंडोर्जर कह ले, इन्होंने अली भाई के सिग्नेचर फेक हैं। हाँ शाबाश, इसमें लीगल पोजीशन ये है कि ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। क्यों? क्योंकि बैंक के पास अपने अकाउंट होल्डर्स के स्पेसिमेन सिग्नेचर होते हैं, हर पाकिस्तानी के स्पेसिमेन सिग्नेचर बैंक के पास नहीं है। तो बैंक अपने अकाउंट होल्डर के साइन को मैच करने के लिए लायबल हैं, इंडोर्सर्स के सिग्नेचर को मैच करने के लिए लायबल नहीं है। तो ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स होगी। तो ये देखें, पेमेंट इन ड्यू कोर्स बन गई, और किसको पेमेंट हुई? होल्डर को, क्या होल्डर इन ड्यू कोर्स को? होल्डर को। इसका मतलब ये हुआ कि जो अली भाई हैं, इन्होंने केस फाइल करना है, ये बैंक के खिलाफ करेंगे कि बदर के खिलाफ? बदर के खिलाफ, कि बदर से कहेंगे पैसे। बैंक कहेगा सर मैंने तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया, मेरी तो लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई। ये पॉइंट समझ आया आपको? पेमेंट फॉर सिग्नेचर की हो, फॉर सिग्नेचर अगर ड्रॉर के ना, ड्रॉर का मतलब अकाउंट होल्डर, तो फिर ये ड्रॉर के फेक सिग्नेचर, फॉर सिग्नेचर फेक से, और बैंक पेमेंट कर दे तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है। लेकिन अगर फॉर सिग्नेचर इंडोर्सर के हैं, तो पेमेंट क्यों? रीजन क्या है इसकी? लॉजिक बताइए। क्योंकि बैंक के पास इसके साइन होते हैं, वो इसके साइन मैच करेगा, और अगर वो जाली हैं तो बैंक को पेमेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन इंडोर्सर के स्पेसिमेन सिग्नेचर बैंक के पास नहीं होते। समझ आई? पेमेंट टू फाइंडर, चेक का फाइंडर, किसी को चेक मिल गया गुमशुदा, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज मिल गया, मैंने इन भाईजान को लिखा था आई विल पे यू 10,000, इनसे इंस्ट्रूमेंट गुम हो गया, इंस्ट्रूमेंट आगे इनको मिल गया, इंस्ट्रूमेंट आगे इन दूसरे भाईजान को मिल गया। अगर मैं इनको पेमेंट कर देता हूं, जिसको मिला इंस्ट्रूमेंट, ये पेमेंट वैलिड है कि नहीं? पेमेंट इन ड्यू कोर्स है कि नहीं है? ये डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड कि मैंने इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस पेमेंट किया कि नहीं। अगर मैंने पेमेंट इन गुड फेथ की है विदाउट नेग्लिजेंस, तो ये वैलिड पेमेंट है, और अगर मैंने इन गुड फेथ नहीं की तो ये वैलिड पेमेंट, ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है। पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज विदाउट इंक्वायरी, बिल ऑफ एक्सचेंज विदाउट इंक्वायरी, ये इसको अभी थोड़ी देर के लिए याद कर ले सिर्फ। ये जब मैं आपको बताऊंगा ना बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, कल के लेक्चर में बताना है, उस वक्त ये पॉइंट आपको समझ आएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में पेमेंट करने से पहले पूछना चाहिए कि भाईजान आप कौन है जो पेमेंट लेने के लिए आए हैं? आप कौन है, किधर से आए हैं, किस काम के लिए तशरीफ लाए हैं, पूछना चाहिए। आज हमने क्या पढ़ा? होल्डर इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। एग्जाम्पल समझ आ गई इनकी? चलिए आज घर जाके ना आपने असाइनमेंट लाजमी करनी है। असाइनमेंट, इस असाइनमेंट में जो केस स्टडीज है ना, केस स्टडीज, वो ये साबित करेंगी कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आपको। तो कंसेप्चुअली आज के लेक्चर में अच्छी चीजें थी, और खास तौर पे एग्जाम्पल्स वाले में ये मजीद एग्जाम्पल्स क्लियर होंगी जब आप केस स्टडीज को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसमें अभी शायद एक दो लफ्ज आपको डिस्टर्ब कर रहे हो, जैसे ड्रॉअर का लफ्ज आपको डिस्टर्ब करेगा, इंडोर्सर का लफ्ज शायद आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन कल के लेक्चर में हमने इन्हीं को डिस्कस करना है, बल्कि कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, जिस चीज को हमने आज तक नहीं देखा कल उसको देखेंगे। चेक तो दिखा दिया, ऐसे ना करें, बिल ऑफ एक्सचेंज आज तक नहीं देखा, कल देखेंगे कैसा होता है। प्रोमिसरी नोट आज तक नहीं देखा, कल देखेंगे कैसा होता है। और कल के बाद ना सिर्फ ये कि आप प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज को देखेंगे, बल्कि अगर कोई कहे तो आप लिख भी देंगे, ठीक है, प्रोमिसरी नोट बिल। लेकिन ये आज नहीं, ये कल कर। तो आज आपने असाइनमेंट लाजमी करने हैं। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।